हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी चैनल में। जैसा कि हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि 4A प्रश्नावली 4A पढ़ाया था, जिसमें उसमें पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा और पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 में जैसा कि एग्जाम्पल को मैंने डिस्क्राइब किया था और रूल बताया था, और पार्ट 2 में जो प्रश्नावली 4A का जो पार्ट 2 है उसमें मैंने क्या किया था, 1 से 9 तक के सवालों को डिस्कस किया था एक्सरसाइज के। और प्रश्नावली जो पार्ट 3 है प्रश्नावली 4A का उसमें जो है कि 10 से 16 तक के सवालों को डिस्कस किया गया, मतलब टोटल प्रश्नावली लगा था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4B, और जिसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके होगा। तो आप लोग क्या करिएगा कि इसमें कुछ रूल हैं, तो हम लोग पहले रूल पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज लगाएंगे उसके। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसमें रूल 1 है, रूल 4 आपको पढ़ने हैं। और रूल फर्स्ट है कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो इसके पढ़ने से तो हालांकि कुछ क्लियर नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ लिखा गया है यदि किसी सारणी, तो आप देखे होंगे सारणी का मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे ये सारणी लिखा गया, कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने 2, 4, 6 और 9 लिख दिया, ठीक लिख दिया। तो ये देखेंगे वर्ग सारणी का, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, 1 रो 2 रो 1 कॉलम और 2 कॉलम। ये सारणी हो गया कि किसी पंक्ति। तो पंक्ति की बात किया तो आप या तो पहली पंक्ति को 0 0 कर दो, लिखा गया था ना किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव शून्य हो। तो मैंने पहली पंक्ति का दोनों अवयवों को, पहली पंक्ति में 2 तत्व थे तो दोनों को शून्य कर दिया, तो लिखा गया था तो उस सारणी का मान शून्य होता। तो कैलकुलेशन करके देखिए ये शून्य होगा। जैसे 0 का गुणा 9 में, तो 0 गुणे 9 करेंगे। जब इसको करेंगे तो माइनस के साथ आप लिखेंगे 0 गुणे 6, तो 0 गुणे 9 मतलब 0 हो जाएगा, माइनस 0 गुणे 6 मतलब 0, और 0 माइनस 0 बराबर आंसर। बस यही कहना चाहता था। और कह रहा था किसी पंक्ति, आपने पहली पंक्ति को 0 किया था, आप चाहें तो दूसरी पंक्ति को भी 0 कर देंगे, फिर भी इसका मान क्या आएगा, शून्य आएगा। फिर किसी पंक्ति या स्तंभ की बात कर रहा था, तो इसी एग्जाम्पल को और सेम एग्जाम्पल को जो लिखा गया था इसके स्तंभ को 0 कर देते हैं। यहाँ पे 0 0 और 3 9 कर दिया, ठीक 3 9 कर दिया। और इसका भी कैलकुलेशन करके देखिए, वह भी शून्य होगा, क्योंकि रूल ही कह रहा है। तो 9 गुणे 0 मतलब 0, और इसका गुणा होगा तो माइनस के साथ 3 गुणे 0 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। ये दोस्तों 2x2 का था। अगर हम लोग चाहें तो 3x3 में भी देख सकते हैं। जैसे अगर 3x3 में देखना चाहें तो एग्जाम्पल, तो हम लोग 3x3 में भी यही कंडीशन देखना चाहते हैं कि क्या किसी पंक्ति के अवयव अगर टोटल शून्य हो तो क्या उस सारणी का मान शून्य होता। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैंने लिख दिया 1 2 3 0 0 0 3 4 9 कर दिया, तो इसमें देखेंगे ये 3x3 की सारणी का। इसमें जो दूसरा रो है उसमें प्रत्येक तत्व, पहला दूसरा और तीसरा तत्व तीनों शून्य, तो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस रूल से इसका मान शून्य होगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। पहले को प्लस के साथ लिया जाता है, दूसरे को माइनस के साथ और तीसरे को प्लस के साथ। जैसे मैंने 1 को उठाया तो 1 इंटू करेंगे, तो जैसे ही 1 को लेंगे तो यह वाला रो और यह वाला कॉलम छूट जाएगा, तो बचेगा कौन सा, 0 0 4 और 9 हो जाएगा। फिर दूसरा कौन सा हुआ, माइनस के साथ, तो -2 गुणे, जैसे ही 2 को लेंगे तो यह वाला रो और यह वाला कॉलम छूट जाएगा और बचेगा कौन सा, 0 0 3 और 9, ठीक। तीसरा वाला प्लस के साथ, तो मैंने लिखा 3 इंटू लिखा, और 3 इंटू करने के बाद यह वाला रो यह वाला कॉलम छोड़ दिया, तो बचा कौन सा, 0 0 3 और 4। कैलकुलेशन करके देखिए, 1 इंटू गुणा करिए, 0 का गुणा 9 में, तो 9 गुणे 0 मतलब 0, 0 का गुणा 4 में, तो यह भी 0 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे 9 का गुणा 0 में, तो 0, माइनस 3 गुणे 0 मतलब 0, प्लस 3 इंटू 4 का गुणा 0 में, तो यह हो गया 0, माइनस 3 का गुणा 0 में, तो यह भी हो गया 0। तो 0 माइनस 0, 0 में से 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वह भी हो जाएगा 0, माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0 मतलब
जीरो हो जाएगा, वो भी घटेगा तो जीरो हो जाएगा, प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा जीरो, और टोटल जीरो, 2 गुणे जीरो मतलब जीरो, प्लस 3 गुणे जीरो मतलब जीरो, और टोटल मिला के आगे जीरो। ठीक, और रूल फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा गया था सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ, मतलब कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ हो, अगर उसका प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होगा। जैसे आपने 2x2 में भी देखा था, अगर रो को शून्य करते हैं तब भी उस सारणी का मान शून्य आता है। जैसे इसमें देखेंगे 3x3 किया है तो यहाँ पे लिखा गया 0 0 0, ये दूसरा रो है, दूसरे रो का प्रत्येक अवयव शून्य है तो इस सारणी का मान क्या है, शून्य है। ऐसे ही अगर पहला रो रहता, अगर टोटल तत्वों का मान शून्य रहता तो यह भी इसका मान क्या आता, टोटल शून्य आता। अगर थर्ड रो भी होता, अगर उसका शून्य होता तब भी शून्य होता। वैसे ही कॉलम में अप्लाई होगा। ये रहा रूल नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 2। ये रूल नंबर दूसरा है। इसमें लिखा गया है कि यदि किसी सारणी के पंक्तियों का स्तंभों में, अगर किसी पंक्ति को स्तंभ के रूप में या स्तंभ को पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके कहने का मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, एक 2x2 में समझेंगे, एक 3x3 में। इसने कहा पंक्तियों को स्तंभों में, अगर आपके पास जैसे यहाँ पे लिखा गया 2 -4 6 और 9 लिख दिया। ठीक, ये 2x2 की मैट्रिक्स, 2x2 की सारणी का। तो इसमें यह कह रहा है कि ये जो पंक्ति है उसको स्तंभ के रूप में परिवर्तन कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसका कैलकुलेशन करके पहले देख लीजिए, 2 का गुणा 9 के साथ, 2 9 18, इसका गुणा होता है तो वो ऑलरेडी माइनस के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो 4 छक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 18 माइनस और माइनस मिलके प्लस, और यहाँ पर आ गया क्या, 24। तो 18 और 24, 4 8 4 12, 2 1 3 1 4, और आपका आंसर आ गया 42। ये तो सिंपल तरीके से आपने कैलकुलेशन किया। अभी रूल अप्लाई नहीं हुआ, अब रूल अप्लाई करें, पंक्ति को स्तंभ के रूप में परिवर्तित करते हैं। रूल, अब अकॉर्डिंग टू रूल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार क्या होगा, ये जो फर्स्ट, ये पहली वाली पंक्ति है उसको चेंज कर देते हैं कॉलम के रूप में। तो ये हो गया 2 -4, और ये लिखा गया 6 और 9। ठीक, पंक्ति चेंज हो गया स्तंभ के रूप में। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 2 का गुणा 9 में, 2 9 18, ये ऑलरेडी माइनस के साथ हो गया, 6 चौक 24, यह माइनस हो गया, तो ये हो गया 18, माइनस और माइनस मिलके प्लस, और ये 24 हो गया, 18 24 कितना हो गया, 32 हो गया, और सॉरी 18 और 24 मिलके कितना हो गया, 42। और देखेंगे पहले भी आंसर उसका 42 आया था और बाद में भी उसका आंसर 42 आया, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है, इसमें लिखा गया यदि किसी सारणी के किन्हीं दो समांतर आसन्न पंक्तियों या आसन्न स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता किंतु चिन्ह बदल जाते हैं। इसके कहने का मतलब कि अगर आप दो रो को आपस में चेंज कर देते हैं तो उसका मान नहीं बदलता किंतु चिन्ह बदल जाता। अगर वह माइनस आया होगा तो प्लस आंसर आ जाए, जैसे -5 आया है तो अगर आप चेंज करके आंसर निकालेंगे तो +5 आ जाएगा। अगर सपोज दैट कॉलम को चेंज करते हैं, अगर आपका आंसर -9 आया हुआ है तो उसका आंसर +9 आ जाएगा, अगर +9 आया होगा तो -9 आ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, यही लिखा गया था। जैसे हमारे पास कोई भी एग्जांपल लिखा हो 2x2 का, जैसे हमने लिख दिया 4 6 7 और -9 लिख दिया। अब देखेंगे इसका तो वैसे भी कैलकुलेशन सिंपल तरीके से कर सकते हैं, अभी रूल नहीं लगाते हैं तो कैलकुलेशन करेंगे तो इसका गुणा इधर होता है तो ये हो जाएगा 4 9 36, फिर लिखेंगे माइनस, और 6 का गुणा 7 के साथ होगा तो 6 7 कितना हो जाएगा 42, और माइनस कर दिया। 6 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 8, और 4 और 3 मिलके कितना हो गया 7। ये आपका आ गया -78। ठीक, अब जब रूल लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल, अब रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा था समांतर आसन्न पंक्तियों, ये आपका पहली पंक्ति है और इसके समांतर ये दूसरी पंक्ति है, इनका परस्पर विनिमय कर दिया जाए, मतलब इसको उठा के यहाँ पर कर दिया जाए तो 7 -9 4 और 6 हो गया। इन दोनों का परस्पर विनिमय कर दिया गया पंक्तियों का, तो इसके मान नहीं बदलेगा किंतु चिन्ह बदल जाएंगे। जहाँ पर -78 आया होगा वहाँ पर +78 आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देखिए, 7 6 42, ये माइनस,
और ये 9 चौक कितना हो जाएगा 36, तो ये -36 होगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस, और ये हो जाएगा 42, माइनस और माइनस मिलके प्लस 36 हो गया, 42 और 36 मिलके कितना हो गया 78। ये आपका आंसर होगा। देखेंगे पहले कितना आया था बिना चेंज किए -78 आया था, और बाद में कितना हो गया +78 हुआ, तो इसका मान नहीं बदला किंतु चिन्ह बदल गया। ठीक, इसमें तो मैंने पंक्तियों को परस्पर विनिमय किया, अगर हम चाहें तो स्तंभों का परस्पर विनिमय कर सकते हैं। जैसे इसी वाले को यहाँ पे लिखा गया था 4, 6, 7 और -9। ठीक, कैलकुलेशन आपने देखा था कि जब आपने पंक्ति को बदला था तो +78 आया था। अब हम क्या करेंगे, स्तंभ को बदलेंगे। इसमें स्तंभ को बदलेंगे, स्तंभ को बदलेंगे तो ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, इसका परस्पर विनिमय कर दीजिए, तो ये उठ के यहाँ पर चला आएगा और ये हो जाएगा 6 - 9 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया 4 और 7। ठीक, 4 और 7 लिखने के बाद इसका मैं कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर होगा 6 × 7 = 42, ये लिखा जाएगा माइनस, और यहाँ पे लिखा गया 4 × 9 = 36, ये हो जाएगा 42। ठीक, और माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा +36 बराबर कितना हो जाएगा +78। आप देखेंगे जब हमने पंक्तियों को परस्पर विनिमय किया तो +78 आया, और जब कॉलम को भी परस्पर विनिमय किया तो +78 आया। वैसे कैलकुलेशन करने पर कितना आ रहा है -78। तो यही रूल कर रहा था, यदि सारणी के किन्हीं दो समांतर आसन्न पंक्तियों, इसमें अपने आसन्न पंक्तियों को बदला था, या आसन्न स्तंभों, इसमें अपने आसन्न स्तंभों को बदला था, क्योंकि ये दूसरा स्तंभ पहले की जगह और पहला स्तंभ किसकी जगह, दूसरे की जगह आया, और कैलकुलेशन किया तो आपने चिन्ह, मान नहीं बदला किंतु इसके चिन्ह बदल गए। यहाँ पर -78 आ रहा था, वहाँ पे +78। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 4। ये रूल नंबर 4 है। इसमें लिखा गया कि यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्तियों या कोई दो स्तंभ सर्वसम हो, ठीक, सर्वसम हो, तो उस सारणी का मान 0 होता है। सर्वसम का मतलब होता है समान हो। जैसे आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे हमने दे दिया 1 4 9 2 -3 7 और फिर दे दिया 1 4 9। ठीक, और एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 1 रहा, और एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर ये लिख दे, ठीक, अगर यहाँ पे लिख दे -2 3 5 -3 7 यहाँ पे -2 लिख दे, और यहाँ पे -3 लिख दे, यहाँ पे 7 8 7 लिख दे। ठीक, अब आप दोनों एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होगा, इसने कह रहा था यदि किसी सारणी में दो पंक्तियों, इसमें देखेंगे यह पहली पंक्ति है, इसका 1 4 9 लिखा गया, और दूसरी पंक्ति है, इसमें भी 1 4 9 लिखा गया, तो ये दो पंक्तियों का मान सर्वसम है, मतलब इन दोनों पंक्तियों का मान, जो पहली वाली पंक्ति और दूसरी वाली पंक्ति है, दोनों समान है। और इसमें देखेंगे ये पहला कॉलम है जिसमें लिखा -2 -3 और 7, और इसमें भी लिखा गया -2 -3 और 7। इसमें देखेंगे पहला वाला कॉलम तीसरे वाले कॉलम के समान है, तो इसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो इनका मान भी क्या होगा, 0 होगा। यही कह रहा था रूल के अकॉर्डिंग, यदि किसी सारणी में किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों का मान समान हो तो उस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसका कैलकुलेशन भी आप करके देख सकते हैं कि इसका मान 0 कैसे होता। चलिए देखें, वैसे भी इसका आंसर 0 होगा। कैलकुलेशन करके देखिए, यहाँ पर लिखा गया 1, तो आपने लिख दिया 1 × तो जब यह 1 लिखा जाएगा तो यह वाला रो, यह वाला कॉलम छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा -3 7 4 और 9 लिख दिया। फिर लिखा गया -4, दूसरा वाला माइनस के साथ। जैसे दूसरा माइनस के साथ लिखा जाएगा तो यह वाला रो, यह वाला कॉलम छोड़ दिया जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 7 1 और 9। और तीसरा वाला लिखा गया था +9, तो मैंने लिख दिया +9। तो जैसे ही यह 9 लिखा जाएगा तो यह वाला रो, यह वाला कॉलम छोड़ दिया जाएगा, और यहाँ पे लिखा गया 2 -3 1 और 4। ठीक, और ये हो गया 1 × गुणा करिए 9 त्रिक 27, यह -27 हो गया, यह 7 चौक 28, ये हो गया -28। ये लिखा गया था -4, 2 का गुणा 9 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 9 18 -7 × 7, यहाँ पे लिखा गया था +9, तो मैंने लिख दिया +9। 2 का गुणा 4 के साथ, तो 2 चौका
8, ये ऑलरेडी माइनस होता है, 3 1 कम 3, तो माइनस और माइनस मिलकर कितना हो गया प्लस 3। फिर ये देखें 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 की 5 हाथ में लगा 1, 2 दूना 4 1 5, तो ये हो गया -55, तो ये हो गया -4। 18 में से 7 निकला कितना हो जाएगा 11, फिर प्लस 9 गुणे यहाँ पर हो गया 8 और 3 मिलके कितना हो गया 11, ये हो गया -55। ठीक, माइनस लिखा, 11 चौक कितना हो गया 44 प्लस 11 9 99। अब देखेंगे -55 और -44 मिलके कितना हुआ -99 आ गया, और पहले से +99 है। ठीक, -99 और +99 मिलके कितना हो गया 0। तो ये रहा रूल नंबर 4। अगर आपको इतनी बड़ी सवाल आती है, इससे बड़ी बड़ी सवालें आएंगी, तो अगर उसमें यह चीज़ देखेंगे अगर किन्हीं दो पंक्तियों का मान समान है तो उस सारणी का मान क्या होगा 0 होगा। अगर दो स्तंभों का मान समान है तब भी उस सारणी का मान क्या होगा 0 होगा, और इसका कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने 4 रूल पढ़ा और चारों रूल को आप ध्यान में देखते हुए अगर सवाल को लगाएंगे तो टोटल 4B की सवालें लग जाएंगे। ठीक, चलिए इसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल लगाते हैं। ये 4 तो रूल हो गए और इसमें एग्जाम्पल लगाते हैं। कुछ 4 रूल जो पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें कि पहला रूल था यदि कोई भी सारणी दिया होगा, अगर उसका कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ में जो भी जितने भी तत्व होंगे अगर 0 होंगे तो उस सारणी का मान 0 होगा। और दूसरा हम लोगों ने रूल पढ़ा कि यदि कोई भी सारणी होगा अगर उसके पंक्ति को स्तंभ के रूप में, अगर कोई पंक्ति दिया होगा अगर उसे स्तंभ के रूप में परिवर्तित करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और थर्ड रूल हम लोगों ने पढ़ा कि यदि कोई सारणी दिया होगा अगर उसके किन्हीं दो समांतर पंक्तियों, कहने का मतलब अगर हमारे पास 3 पंक्ति पड़ी हुई है, अगर 2 समांतर पंक्तियों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए मतलब बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किंतु उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। अगर उसका आ रहा होगा, जैसे सपोज दैट अगर परिवर्तन नहीं किए हैं तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर उसका मान 11 आ रहा है और चेंज करने के बाद अगर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसका मान +11 आ रहा होगा तो उसका माइनस आ जाएगा, अगर वो माइनस आ रहा होगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक, और रूल नंबर 4 हम लोगों ने पढ़ा कि यदि कोई भी दिया होगा, यदि कोई भी सारणी होगी, रूल नंबर 4 में यदि कोई सारणी होगी अगर सपोज दैट वह 3x3 का दिया गया, अगर उसके किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों का मान समान होगा तो उस सारणी का मान क्या होगा 0 होगा। अब हम लोग इस पर कुछ सवाल लगाएंगे। आप लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 2 जो था वह एनसीईआरटी की सवाल है, पेज नंबर 161 पे हर्षरूप शर्मा में दिया होगा। इसमें लिखा गया था डेल्टा बराबर 3 2 3 2 2 3 3 2 3। ठीक, तो इसमें एक चीज़ अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान 0 होगा, तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रूल नंबर 4 अप्लाई हो रहा। रूल नंबर 4 कैसे अप्लाई हो रहा? 3 देखिए, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। तो इसमें देखेंगे पहली पंक्ति में 3 2 3 लिखा गया और तीसरी वाली पंक्ति में 3 2 3 लिखा गया। कहने का मतलब R1 जो है, R1 का मान जो है वह R2 व R3 के क्या है समान है। R1 समान है किसके? R3 के। ठीक, जब दो पंक्तियों या दो स्तंभों का मान समान होता है तो उस सारणी का मान क्या होता है 0 होता, और इसका मान क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं। अगर आप कैलकुलेशन करके भी ज्ञात करते हैं तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, फिर भी इसका मान 0 होगा। चलिए हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं। अभी बिना कैलकुलेशन का देखें तो हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा बराबर, यहाँ पे देखेंगे 3 इंटू, ठीक, जो 3 लिया उसके बाद दो स्तंभों को छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2 3 2 3 लिख दिया। फिर दूसरे वाले को लेंगे तो माइनस के साथ 2 ले लिया। जैसे ही इस 2 को लेंगे तो यह वाला रो यह वाला कॉलम छोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 3 3। फिर तीसरे वाले को लेंगे प्लस लिखेंगे 3 इंटू लेंगे तो यह वाला रो यह वाला कॉलम छोड़ देंगे 2 2 2 2 3 और 2 आ जाएगा। ठीक, और कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 2 3 6 माइनस 2 3 6। जब इसको करेंगे तो प्लस के साथ और इसको करेंगे तो माइनस के साथ, तो 2 3 कितना हो गया 6 और माइनस 3 दूना कितना हो गया 6, फिर माइनस 2 गुणे 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 प्लस 3 इंटू
2 का गुणा 2 के साथ, तो 2 दूना 4 माइनस 3 दूना 6। ठीक, यहाँ पे लिखा 3 इंटू 6 में से 6 निकला 0, फिर माइनस 2 गुणे 6 बड़ा है कि 9, आप देखेंगे 9 बड़ा है, 9 का चिन्ह माइनस है, तो 6 में से 9 निकला तो -3 हो गया, प्लस 3 इंटू यहाँ पे देखेंगे 4 लिखा गया या -6 लिखा गया, तो 4 में से 6 निकलेगा -2 हो जाएगा, यह तो 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया 0, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, तो हो गया 3 दूना कितना हो गया 6, और ये हो गया 3 दूना 6, 6 में से 6 निकला 0, तो ये भी फाइनली कितना आ गया आंसर 0। इसमें रूल नंबर 4 अप्लाई हुआ, क्योंकि इसमें पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति के समान था, अतः इस साड़ी का मान क्या होगा 0 होगा। इतना कैलकुलेशन करने से आप बच जाएंगे और इतनी कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों, ये रहा 4B के कुछ एग्जाम्पल, और इसके पहले रूल बताया, फिर इसके एक्सरसाइज कुछ एग्जाम्पल लगाए। अब आप लोगों को क्या करना होगा, 4B के रूल पढ़ने के बाद आप इसके एग्जाम्पल्स पहले लगाना, एग्जाम्पल लगाने के बाद एक्सरसाइज लगाना। अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।